हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं तो हम यहाँ पर आपको साधारण भाषा में समझाते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, अब यहाँ पर जैसे समझना, क्योंकि सारा खेल जैसे में ही बैठा है। परिभाषा से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सीधे सीधे आपको जैसे समझना है। जैसे 3, 4, 5, 3 भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहिए। 3, 4, 5, -8, -21, 105। ठीक है, रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 16। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, ETC। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ परिभाषा समझ में आई है। अब हम आपको हकीकत बताते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। उससे पहले हमने जो यहाँ परिभाषा लिखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 और अनंत। ठीक है, आगे इसी प्रकार अनंत तक। इधर देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर माइनस का अनंत। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, क्या ये जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं वास्तविक संख्या है? हाँ, बिल्कुल वास्तविक संख्या है, क्योंकि जब हम संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित कर लेते हैं तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। अच्छा, फिर वास्तविक संख्या कौन सी नहीं हुई? वास्तविक संख्या वो संख्याएं नहीं होती हैं जो रूट के अंदर निगेटिव हो। रूट के अंदर कैसी हो? निगेटिव हो। ये संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। अच्छा, ये वास्तविक नहीं है तो कैसी हैं? इन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। कैसे से प्रदर्शित करते हैं? I से। और ये I कहाँ से आया है? ये आयोटा से आया है। ठीक है, और इनको हम लोग इमेजिनरी डिजिट भी बोलते हैं। ये तो हो गया कि वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होती है। अब यहाँ पर हमने संख्या रेखा बनाई है
उस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया है। तो वहीं पर हम कुछ संख्याएं लिखते हैं और देखते हैं क्या ये वास्तविक हैं या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर 0.5 लिख दिया, क्या कोई दिक्कत है? 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये वास्तविक संख्या है। यहाँ पर हमने 3/2 लिख दिया, यानी कि 1.5 लिख दिया, जिसको हम 1.5 भी बोलते हैं। क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल वास्तविक संख्या। जब हम इनकी पोजीशन जानते हैं, ये हम बता रहे हैं निश्चित रूप से कि ये संख्या वास्तविक है। जब हम इनको बता ले जाते हैं कि संख्या रेखा पर ये हम पर व्यवस्थित है, तो इसका मतलब वो वास्तविक संख्या है। और अगर ये वास्तविक संख्या है तो संख्या रेखा पर हम व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, और भी हम देखते हैं। जैसे हमने दे दिया √5, क्या दे दिया आपको? √5। तो √5 को हम जानते हैं कि वो यहाँ 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगी। 2 और 3 के बीच में होगी, निश्चित होगी, बिल्कुल होगी। 2 और 3 के बीच में निश्चित हमारे पास जो संख्या है वो √5 होगी। अब √5 का हम पोजीशन बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, तो √5 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। समझ गए? लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें आपसे कि रूट के अंदर -21, रूट के अंदर -21, क्या ये हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी? नहीं, ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी, ये काल्पनिक संख्या है। क्योंकि ये रूट के अंदर कैसी है? निगेटिव है। रूट के अंदर कैसी है? निगेटिव है, इसलिए इसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक बात आएगी कि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्याएं हमारे पास है ही नहीं जो रूट के अंदर निगेटिव हो। कैसे? वो आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास रूट कब बनेगा? जब किसी संख्या का हमने स्क्वायर किया होगा तभी तो रूट बनेगा। यानी जब हमने यहाँ पर 4x की वैल्यू 4 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली? 4 ले ली। दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? x² बराबर 4 का स्क्वायर। क्लियर है? x² बराबर 4 का स्क्वायर। अब देखिए, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि भैया प्लस माइनस का √4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू या तो प्लस की 4 या तो माइनस की 4। ऐसा क्यों वो कह रहा है? दो वैल्यू कैसे आ गई? यहाँ पर समझिए कि जब हमने x का स्क्वायर किया था तब हमको 16 मिला था कि नहीं मिला था? 4 का स्क्वायर किया था, हमको 16 मिल गया। x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16। लेकिन अगर हम x बराबर -4 लेते और वर्क करते, क्या करते? वर्क करते, तो x² बराबर -4 का स्क्वायर बराबर 16 मिलता कि नहीं मिलता? अच्छा, यहाँ पर भी 16 मिल रहा है, यहाँ पर भी 16 मिल रहा है। और जब हम यहाँ से विपरीत यानी वर्ग से वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास दो आंसर आएगा। या तो वो कह देगा प्लस का 4 था तब भी हमारे पास आंसर 16 आया होगा, या हमारे पास -4 था तब भी आंसर हमारे पास 16 आया होगा। यानी कि x की दो वैल्यू आ जाती हैं, या तो -4 है और या तो x बराबर प्लस का 4 है। समझे? इसलिए यहाँ से हम दो वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए कि जब हमने माइनस का वर्क किया था तब भी हमारा पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था? प्लस का आया था कि नहीं? देखिए 16 प्लस का आया। और जब हमने 4 का वर्क किया तब भी 16 आया, वो भी कैसा आया? पॉजिटिव आया। अच्छा, दोनों तरफ पॉजिटिव ही आ रहा है, तो फिर ये निगेटिव कहाँ से आ गया? तो फिर रूट के अंदर निगेटिव मान कहाँ से आ गया? आ ही नहीं सकता। क्या ये आ सकता? कभी बताइए, किसी भी संख्या का वर्क करिए और रूट की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। कोई भी संख्या ले लीजिए, y बराबर -6 ले लिया। जब हम स्क्वायर करेंगे तो y² बराबर प्लस का 36 ही आएगा, माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके आगे जब स्टेप करेंगे तो y बराबर √ प्लस माइनस का 36, ये हमारा बनेगा जाकर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो माइनस का चिन्ह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ तो माइनस का लगा हुआ है, इसलिए ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। इसको हम लोगों ने काल्पनिक संख्या के रूप में समझ लिया। समझ गए? तो ये वास्तविक और काल्पनिक का ये खेल है, इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन इस अभ्यास में पढ़ने को मिलेंगे। अब जब वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में, यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से दो भागों में तोड़ा है। किन भागों में तोड़ा है वो देख लीजिए।
पहला भाग है परिमेय संख्या और दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। तो दोनों को यहीं पर हम आपके सामने पेश कर देंगे और दोनों आप समझ जाएंगे कि क्या होते हैं। क्लियर है? दोनों में अंतर आपको दिखा देते हैं, आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि परिमेय अपरिमेय होता क्या है। सबसे पहले तो परिभाषा की बात करेंगे, लेकिन फिर भी परिभाषा से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो। बिल्कुल सेम इसी का विपरीत यहाँ पर ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, पूरा नहीं लिखेंगे, बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन परिभाषा से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। मेन कहानी कहाँ से आती है? एग्जाम्पल से। जब उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं तब उनको बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे, और यहाँ पर भी हम जैसे लिखते जाएंगे और आप समझते जाइए। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया 25, तो बताइए क्या इस 25 को हम 25/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इस 25 को हम 25/1 लिख सकते हैं तो ये संख्या कैसी हुई? ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? अच्छा, दूसरी संख्या लेते हैं 2.5। बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो इसका हम दशमलव हटाकर एक बढ़ाकर एक संख्या है, एक जीरो बढ़ा दें तो ये भी हमने P/Q के रूप में लिख लिया है। कट रहा है तो काट लेंगे, वो तो बाद की बात है, सरल करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परिमेय अपरिमेय समझना है। तो यहाँ पर इनको जब हम भिन्न में बदल लेंगे, यानी P/Q के रूप में बदल लेंगे, तो ये भी हमारी एक कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिया रूट के अंदर 25 लिया, तो रूट के अंदर 25 का मान 5 होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही रूट 36 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे अगर हमको कोई दे दे 2.5555 और यहाँ पर डैश 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 लगा दे, या इसी का दूसरा रूप एक और होता है, उसको हम यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं 2.5 बार, और आपसे कोई पूछे बताइए क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे ये परिमेय संख्या हैं। क्यों हैं ये हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए, ये संख्याएं जो हैं ये दशमलव में हैं, दशमलव रूप में हैं, और दशमलव रूप में हैं, और जहाँ पर 5 क्या है हो रहा है? लगातार आता जा रहा है, रिपीटेड हैं। समझ गए? यानी कि आवर्ती हैं। कैसी हैं? आवर्ती। 5 5 5 5, तो आवर्ती दशमलव
संख्या हमेशा परिमेय होती हैं, इस बात को रट लीजिए। कुछ भी रिपीट हो रहा हो, कुछ भी बार बार वही रिपीट होता जा रहा हो, ठीक है। जैसे इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हुए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 7.16161616 डैश 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 डैश, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 16161616 रिपीट हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन मन में मत लाइएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और संख्या ले लेते हैं 8.543 543 और 543 डैश डैश डैश, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप कहेंगे, तुरंत आपके मन में आएगा कि अगर ये डैश डैश ना लगा हो तो वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया 5.75 और 75, 2 बार 7575 लिखा हुआ है, रुक गया, ठीक है। तो ये भी दशमलव रूप है, लेकिन ये कैसा है? ये तो शांत है। ये कैसा है? शांत दशमलव है, और शांत दशमलव सदैव परिमेय होता है। अब शांत दशमलव सदैव परिमेय होता है, चाहे वहाँ रिपीट हो रहा हो या ना हो रहा हो। हम लोग रिपीट कहाँ देखते हैं? अशांत में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? जैसे ये हमारा कैसा है? अशांत है। जब हम अशांत दशमलव वाला देखेंगे तब वहाँ पर हमें अगला स्टेप देखना पड़ेगा कि आवर्ती है या नहीं। अब जैसे ये आवर्ती था तो ये परिमेय है। अब ये भी हमारा अशांत है। कैसा है? अशांत है। तो जब अशांत होता है तब हम आवर्ती देखते हैं। क्या आवर्ती है? हाँ, तो ये भी हमारा परिमेय है। ये हमारा अशांत है। अशांत कैसे है? डैश डैश लगा, इसका मतलब ये शांत हो ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इसलिए हमने देखा क्या ये आवर्ती है, तो ये भी आवर्ती है, इसलिए भैया ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय हो गया। ये तो शांत है। अब यहाँ आवर्ती का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है। इसी का एग्जाम्पल और लिखते हैं 3.254317 इतनी संख्या लिखिए। अब आपसे पूछे कोई, बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आपको सिंपल से बताना है कि ये तो शांत दशमलव है ना। कैसा है? शांत। तो यहाँ आवर्ती और अनावर्ती का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे सीधे आप बता दीजिए ये शांत दशमलव है, इसलिए ये परिमेय निश्चित रूप से होगी। क्योंकि शांत दशमलव के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है सभी लोगों का? तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। अब रूट के अंदर जैसे संख्या लिखी हुई है 121, तो ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? अब हम आ जाते हैं, कोई भी अगर एग्जाम्पल यहाँ छोटा होगा तो हम यहाँ पर बताएंगे। हम चल देते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि जगह खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना है हमको। अब अपरिमेय संख्या में हम उन संख्याओं को रखते हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो। अशांत तो यहाँ पर भी थे, लेकिन आवर्ती होता तो परिमेय, अनावर्ती है तो अपरिमेय। जैसे लिखा हुआ है कि 2.1010010001000 डैश डैश। तो देखिए ये कैसा है? अशांत है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर शांत है तो परिमेय लिख दीजिए, लेकिन अगर अशांत है तो आवर्ती और अनावर्ती जरूर देखिए। अब बताइए 10 के बाद यहाँ 10 आया, लेकिन क्या आगे 10 आया? नहीं आया, आगे तो 01 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा है? अनावर्ती है। अनावर्ती यानी आवर्ती नहीं है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? तो इस टाइप से जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या एक हमारी पाई भी होती है। इस चीज़ को बिल्कुल बढ़िया तरीके से रट लीजिए कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
कैसे पता पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई जो होती है परिधि बटे व्यास, यानी कि जब हम किसी परिधि को उसके व्यास से भाग करते हैं, किसी वृत्त के परिधि को उस वृत्त के व्यास से भाग करते हैं, तो एक संख्या निकल कर आती है। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। और यहां से प्राप्त होने वाली संख्या कैसी होती है? कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, अशांत होती है। फिर अशांत होने के साथ साथ और कैसी होती है? और अनावर्ती होती है। जब भी किसी वृत्त, जैसे हमने कोई वृत्त लिया, यहां समझिएगा बात को, हमने यहां पर वृत्त लिया एक, और इस वृत्त को बना दिया, ठीक है। इस वृत्त की परिधि को नाप लिया, इसका व्यास, ये व्यास है, इसको हमने नाप लिया। और जब हमने परिधि और व्यास को नापने के बाद उसको आपस में भाग किया, तो एक संख्या निकल के आई, और वो संख्या कैसी होगी? अशांत होगी, यानी कटती जाएगी, कटती जाएगी, कटती जाएगी, और साथ में रिपीट भी नहीं होगी, यानी आवर्ती नहीं होगी, अनावर्ती होगी। तो जब आवर्ती होगी नहीं, अनावर्ती होगी, तो भैया पाई हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल भूलिएगा मत कि पाई अपरिमेय संख्या है। अब पाई के दो मान होते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर पाई के दो मान होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पाई का एक मान 22/7 आप लोगों ने पढ़ा है मेंसुरेशन में, और 3.14 पढ़ा है। क्या पाई के ये दोनों मान आपने पढ़े हैं? ठीक है। तो पाई तो अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है, परंतु ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। ये दोनों संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। पाई हमारी अपरिमेय संख्या जरूर है, लेकिन ये दोनों संख्याएं हमारी परिमेय हैं। क्लियर? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का बिल्कुल शुद्धतम मान 22/7 और 3.14 नहीं होता है। इनको हमने माना है, क्योंकि लगभग ये पाई के बराबर होती हैं, ना कि ये पाई की वैल्यू होती है। क्या समझ में आई बात? तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 के लगभग बराबर होता है, ना कि 22/7 होता है, और 3.14 के भी लगभग बराबर होता है, ना कि 3.14 होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 आप साफ साफ देख रहे हैं कि P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो ये परिमेय संख्या है। और 3.14 ये शांत है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है। क्या समझ में आई बात? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चल देते हैं, और भी कुछ बातें हैं उनको कर लेते हैं, और परिमेय अपरिमेय की कहानी समाप्त करते हैं। अब यहाँ से देखिए, एक बात और हम यहाँ पर देखेंगे कि पाई जो है वो तो हमारी अपरिमेय हो गई। क्लियर है? ठीक है। और रूट की बात कर लेते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो वो भी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो ये भी हम समझा देते हैं आपको। जैसे रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। जब 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो √3 का जब हम मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1.732 आगे बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कैसा? अशांत है, यानी शांत तो है नहीं। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। और अशांत होने के साथ साथ में अनावर्ती है। कैसा है?
अनावर्ती, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अच्छा, अशांत है और अनावर्ती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर शांत होता तो सीधे सीधे परिमेय, अगर अशांत के साथ में आवर्ती है तो परिमेय, और अगर अशांत के साथ में अनावर्ती है तो अपरिमेय। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा परिमेय और अपरिमेय का खेल। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट बचेंगे वो जब हम लोग अभ्यास करेंगे, अभ्यास में सीखेंगे, तो वहाँ पर पहले आपको हम समझाएंगे और फिर आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। उम्मीद है कि जो भी आपको समझाया गया होगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।